मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी MCO 6 की यूनिट 17 पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका इस यूनिट से कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सेलिंग जॉब्स। सेलिंग जॉब्स किस टाइप की होती है। तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ 7 तरह की कैटेगरीज अवेलेबल हैं सेलिंग जॉब्स की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है आपकी मर्चेंडाइज डिलीवरीज। द सेल्स पर्सन हुज प्राइमरी जॉब, मतलब इनकी प्राइमरी जॉब क्या होती है, इज टू डिलीवर द प्रोडक्ट यूजुअली अगेंस्ट रूटीन ऑर्डर्स। मतलब इनकी प्राइमरी जॉब होती है अपने प्रोडक्ट्स को, इनके पास जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको डेली रूटीन के बेस पर डिलीवर करना। तो वही होते हैं आपके हमारे मर्चेंडाइज डिलीवर्स। इनके अंदर आप देख सकते हैं आपके जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनको इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। उनका मेन पर्पस क्या होता है, डेली बेस पर वो डेली रूटीन बेस पर प्रोडक्ट्स को हमारे कंज्यूमर्स तक डिलीवर करते हैं। दूसरा होता है आपका इनसाइड ऑर्डर टेकर। अब इनसाइड ऑर्डर टेकर क्या होते हैं, ये एक तरह से हमारे स्टोर के अंदर काम करते हैं, वर्किंग इनसाइड ए स्टोर। और इनका प्राइमरी जॉब क्या होती है कि जब भी कंज्यूमर्स को रिक्वेस्ट करता है कि उसे प्रोडक्ट चाहिए, वो अपनी नीड बताएगा कंज्यूमर्स की, मुझे इस तरह का प्रोडक्ट, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट, इस प्राइस का प्रोडक्ट चाहिए। तो कंज्यूमर्स की नीड के हिसाब से, उसकी डिमांड के हिसाब से उसको प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना, ये काम होता है हमारे इनसाइडर ऑर्डर टेकर का। तो इनको हम क्या कहते हैं, रिटेल सेल्समैन कहते हैं। मतलब ये स्टोर्स के अंदर काम करते हैं, कंज्यूमर्स की डिमांड के ऊपर, कंज्यूमर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं उनकी कंज्यूमर नीड्स को पूरी करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका आउटसाइड ऑर्डर टेकर। अब आउटसाइड ऑर्डर टेकर की बात करेंगे, द सेल्स पर्सन इंगेज इन टास्क टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम द रीसेलर्स। दे नॉर्मली डू नॉट यूज द हार्ड सेलिंग अप्रोचेस फॉर टेकिंग ऑर्डर। तो ये वो होते हैं नॉर्मली जो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं हमारे रीसेलर से, मतलब रीसेलर से प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर लेना इनका काम होता है आउटसाइड ऑर्डर टेकर। मतलब किसी भी शॉप से बाहर, स्टोर से बाहर जाकर कहाँ से ऑर्डर लेंगे, सीधी सी बात है रीसेलर्स के थ्रू ही ऑर्डर्स को लेंगे। तो रीसेलर्स के थ्रू जो ऑर्डर लेते हैं वो पर्सन क्या कहलाते हैं, आउटसाइडर ऑर्डर टेकर। मतलब वो सेल्स पर्सन जो रीसेलर से जाकर ऑर्डर लेकर आते हैं अपने प्रोडक्ट की सेल्स के लिए, और इनको अपने कोई कह सकते हैं कोई भी ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता अपने प्रोडक्ट के ऑर्डर्स को लेने के लिए, क्योंकि इनके जो रीसेलर्स होते हैं वो एकदम फिक्स होते हैं, अपने फिक्स रिटेलर्स के पास जाते हैं और उनसे ऑर्डर लेकर आते हैं। इसके बाद आता है आपका मिशनरी सेल्स पर्सन। अब अगर मिशनरी सेल्स पर्सन की बात करें, द सेल्स पर्सन हुज प्राइमरी जॉब इज टू एजुकेट गिवन प्रोडक्ट डिटेलिंग, build goodwill, or create primary demand for the product. Strictly speaking, missionary salesperson are not permitted to take orders. तो इनका मेन पर्पस ये नहीं होता हमारे मिशनरी सेल्स पर्सन का कि ये ऑर्डर लेकर आए। इनका मेन पर्पस होता है हमारे कंज्यूमर्स को एडुकेट करना अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड के बारे में, उनकी गुडविल के बारे में, उनकी यूज़ के बारे में। नेक्स्ट आपका सेल्स इंजीनियर। अगर सेल्स इंजीनियर्स की बात करें, द सेल्स पर्सन हु एक्ट एज द टेक्निकल कंसल्टेंट to the client and as per the need helps him to design product or production. This type of salesperson is popularly known as technical salesperson. अब ये क्या होता है, इनका मेन पर्पस होता है कि अपने क्लाइंट्स को कंसल्ट करना, उसकी नीड के हिसाब से, उसकी डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, जिसके थ्रू कि उनकी नीड को, डिमांड को पूरा किया जा सके। तो इस तरह के सेल्स पर्सन क्या कहते हैं हम, टेक्निकल सेल्स पर्सन। नेक्स्ट आपका टेंजिबल प्रोडक्ट सेलर। अब टेंजिबल प्रोडक्ट सेलर की अंदर बात करेंगे, the sellers whose job is to sell tangible product such as furniture, appliances, automobiles etc. मतलब वो सेल्स पर्सन जिनका काम होता है अपने टेंजिबल प्रोडक्ट को सेल्स करना। इनके अंदर कह सकते हैं आपके फर्नीचर्स आ गए, आपके अप्लायंसेस आ गए, आपके ऑटोमोबाइल्स हो गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए। मतलब ये सारी चीज़ें इनको सेल्स करना इनका काम होता है। द जॉब इन्वॉल्व्स एबिलिटीज टू परसुएड एंड कन्विंस द कंज्यूमर्स। का मेन पर्पस होता है कि किस तरह ये कंज्यूमर्स को कन्विंस करेंगे कि वो प्रोडक्ट उनके लिए जरूरी है, वो प्रोडक्ट उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल देगा। और लास्ट होता है आपका सेलिंग जॉब का पार्ट, इनटेंजिबल प्रोडक्ट सेलर। अब इसके अंदर होता है हमारे जो सेलर वो इनटेंजिबल प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं, उनका काम होता है जो हमारे इनटेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल्स करना। अब इसके अंदर आपकी एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज आती हैं, इंश्योरेंस आ गया, आपकी एजुकेशन आ गई। मतलब इस तरह जो भी सर्विसेज को सेल्स करते हैं वो होते हैं हमारे इंटेंजिबल प्रोडक्ट सेलर। अब इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन अवेलेबल करवाएं, हमारे कंज्यूमर्स को उसके बेनिफिट्स के बारे में बता सकें, क्योंकि सर्विस तो जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तब तक आप रियलाइज़ नहीं कर सकते, तब तक आप उसे देख नहीं सकते। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सेल्स पर्सन के लिए कि अपनी बेटर से बेटर टेक्निक्स का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी का यूज़ करें कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए।
नेक्स्ट आपका डिस्कस पर्सनल सेलिंग इन मार्केटिंग सिचुएशंस कि मार्केटिंग सिचुएशंस के हिसाब से हमारे पास किस तरह की पर्सनल सेलिंग्स का यूज़ करते हैं या किस तरह का इफेक्ट डालती है पर्सनल सेलिंग हमारी मार्केटिंग सिचुएशंस के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट सिचुएशन कि प्रोडक्ट सिचुएशन के हिसाब से हमारी जो पर्सनल सेलिंग होती है वो किस तरह करी जाती है, किस तरह नहीं करी जाती है। तो अगर हम पर्सनल सेलिंग की बात करें, बहुत ज़्यादा ये आपकी इफेक्टिव और इकोनॉमिक होती है आपकी किसी भी प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट आएगा प्रोडक्ट सिचुएशन के अंदर कि आ प्रोडक्ट इज ऑफ हाई यूनिट वैल्यू लाइक फोटो कॉपिंग मशीन। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा है तो वहाँ पर आप मैक्सिमम किसका यूज़ करोगे, पर्सनल सेलिंग का, क्योंकि वहाँ पर आपको नीड होगी कन्विंस करने की उसके कंज्यूमर्स को, तो वो सिर्फ आप पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट कह सकते हैं इंट्रोडक्शनरी स्टेज पर अवेलेबल है तो वहाँ पर भी आपको पर्सनल सेलिंग की नीड होगी, क्योंकि उसकी कोई भी डिमांड मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, कंज्यूमर्स उसके बारे में पता नहीं है। तो उस कंडीशंस में कंज्यूमर्स उसके बारे में बताना, उनको कन्विंस करना, उन्हें बताना कि किस तरह हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से किस तरह अलग है, तो यहाँ पर आपको पर्सनल सेलिंग की नीड होती है। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स डेमोन्स्ट्रेशन एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब आपके जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको सेल्स करने के लिए हमें डेमोन्स्ट्रेशन की नीड होती है, तो वहाँ पर हम बिना पर्सनल सेलिंग के उन प्रोडक्ट को सेल्स नहीं कर सकते। फिर यूँ बात करें कि आप प्रोडक्ट रिक्वायर्स आफ्टर सेल सर्विस, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी आफ्टर सेल सर्विसेज रिक्वायरमेंट होती है, मतलब सेल्स के बाद भी उनको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, उनके घर में इंस्टॉलेशन कराना, उनको आफ्टर डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करना, तो वहाँ पर भी पर्सनल सेलिंग का यूज़ किया जाता है। तो ये तो थे हमारे प्रोडक्ट सिचुएशन जहाँ पर हम पर्सनल सेलिंग का यूज़ करते हैं। आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो, आपका प्रोडक्ट कह सकते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज पर हो, आपका प्रोडक्ट कह सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, आफ्टर सेल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी हो, तो यहाँ पर तो हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट सिचुएशन के अंदर पर्सनल सेलिंग का। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे मार्केट सिचुएशन के हिसाब से हम कब कब यूज़ करते हैं पर्सनल सेलिंग का। A personal selling situation can be best utilized when a company is selling to small number of large size buyers। जहाँ पर हमारे बायर्स तो बहुत कम हो लेकिन उनकी जो परचेसिंग कैपेसिटी हो बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, पर्सनल सेलिंग का। मतलब पता हमारे पास 2 या 4 बायर्स ही आने हैं, लेकिन वो 2-4 बायर्स भी हमारे लाखों या कह सकते हैं हज़ारों कंज्यूमर्स के बराबर प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, तो वहाँ पर हम कोशिश करते हैं ज़्यादा ज़्यादा पर्सनल सेलिंग की, फेस टू फेस इंटरेक्शन की। नेक्स्ट आपका कंपनी सेल इन अ स्मॉल लोकल मार्केट और इन अ गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल मार्केट। जब हम किसी स्मॉल लोकल मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं, गवर्नमेंट को सेल्स करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो वहाँ कोशिश करते हैं कि हम उनसे डायरेक्टली फेस टू फेस या पर्सनल सेलिंग का यूज़ कर सकें। नेक्स्ट डिजायर्ड मिडल मैन और एजेंट्स आर नॉट अवेलेबल। जब हमारे पास कोई मिडल मैन अवेलेबल ना हो, कोई एजेंट्स अवेलेबल ना हो, तो वहाँ पर कोशिश करते हैं हम पर्सनल सेलिंग की, क्योंकि वैसे तो मिडल मैन देखते हैं, एजेंट देखते हैं, लेकिन अगर ये अवेलेबल ही नहीं है तो वहाँ पर हम सिर्फ कह सकते हैं पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल्स कर सकते हैं। लास्ट आपका एन इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज टू सेलिंग टू मर्चेंट मिडलमैन ओनली। जब हम हमें अपने प्रोडक्ट को मर्चेंट को, मिडलमैन को सेल्स करना होता है, तो वहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं पर्सनल सेलिंग की। ये तो थी मार्केट सिचुएशंस जब हम पर्सनल सेलिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब आपकी कंपनी सिचुएशन की कौन सी कंपनी की सिचुएशन होती है जब हम पर्सनल सेलिंग का यूज़ करते हैं। द कंपनी इज नॉट टू बी पोजिशन टू आइडेंटिफाई एंड मेक यूज ऑफ सुटेबल एंड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन मीडिया। जब कह सकते हैं कंपनी के पास कोई भी नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन मीडिया ना हो या इतनी सूटेबल ना हो हमारे कह सकते हैं कंज्यूमर से अपने कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने में, तो वहाँ पर कंपनी यूज़ करेगी हमारे पर्सनल सेलिंग का, क्योंकि उसकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हमारे कंज्यूमर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके, उसके पास कोई मीडियम ही नहीं है कम्युनिकेशन का। फिर दूसरा कंडीशन होती है यहाँ पर, अ कंपनी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ लार्ज एंड रेगुलर एडवर्टाइजिंग आउटले। या फिर ऐसी सिचुएशन जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर वे में लार्ज और हमारी जो भी एडवर्टाइजिंग आउटलेट्स होती हैं उनको अफोर्ड ना कर सके, मतलब उसके पास इतना बजट नहीं है कि वो रेगुलर बेस पर अपने एडवर्टाइजमेंट को कर सके, तो वहाँ पर भी वो यूज़ करती है पर्सनल सेलिंग का। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर बिहेवियर सिचुएशन। कंज्यूमर बिहेवियर सिचुएशन की क्या है, पर्सनल सेलिंग इज मोर इफेक्टिव देन परचेजेस आर वैल्यूएबल बट इनफ्रीक्वेंट। जब हमारे परचेजेस तो वैल्यूएबल हो लेकिन इनफ्रीक्वेंट हो, मतलब रेगुलर बेस पर ना परचेज किए जाएं, तो वहाँ पर हमारी पर्सनल सेलिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कंज्यूमर नीड्स इंस्टेंट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। अब जब हमारे कंज्यूमर्स की जो नीड हो वो इंस्टेंट हो, मतलब हमारे तुरंत हमारे प्रोडक्ट वहाँ पर सेल्स हो सके, तो उस कंडीशन में भी हमारी पर्सनल सेलिंग जो भी होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और लास्ट आपका कंज्यूमर्स रिक्वायर्स परसुएशन एंड फॉलो अप टू फेस द कॉम्पिटेटिव प्रेशर्स। जब हम देखते हैं कि कॉम्पिटेटिव प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो हम कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर से ज़्यादा से ज़्यादा फेस टू फेस इंटरेक्शन करें, उसके साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करें, अपनी लॉयल्टी को इंक्रीज़ करें।
तो ये कुछ हमारी कह सकते हैं मार्केट सिचुएशंस होती हैं। मार्केट सिचुएशंस के अंदर आपकी मार्केट के अंदर किस तरह के आपके प्रोडक्ट की सिचुएशन है, आपकी कंपनी की सिचुएशन है, आपके प्रोडक्ट क्या कह सकते हैं, आपके कंज्यूमर बिहेवियर की सिचुएशन है, इनके हिसाब से हम किस तरह यूज़ करते हैं पर्सनल सेलिंग का, या पर्सनल सेलिंग किस तरह इंपॉर्टेंट होती है हमारी सिचुएशंस के हिसाब से। नेक्स्ट आपका व्हाट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन मार्केटिंग, कि मार्केटिंग के अंदर इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम पर्सनल सेलिंग की बात करें, पर्सनल सेलिंग होता क्या है? पर्सनल सेलिंग इज अ डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद द कंज्यूमर्स। मतलब पर्सनल सेलिंग एक डायरेक्ट और फेस टू फेस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जाता है कस्टमर्स के साथ, वेयर अ सेल पर्सन यूजेस हिज पर्सनल स्किल्स एंड टेक्निक्स टू कन्विंस द कंज्यूमर्स टू बाय हिज प्रोडक्ट। और यहाँ पर हमारे जो सेल्स पर्सन का काम होता है कि वो अपनी पर्सनल टेक्निक्स का या पर्सनल स्किल्स का यूज़ कर कर कन्विंस करे हमारे कंज्यूमर्स को कि वो उसके प्रोडक्ट को परचेज कर ले। तो आपने देखा पर्सनल सेलिंग क्या है। पर्सनल सेलिंग एक डायरेक्ट और फेस टू फेस कम्युनिकेशन है जिसके अंदर की हमारा सेल्स पर्सन कस्टमर्स के सामने अपनी पर्सनल स्किल्स का यूज़ कर कर उसको कन्विंस करता है कि वो प्रोडक्ट को परचेज कर ले। और ये एक रेगुलर एक्टिविटी होती है। इट कैन बी फेस टू फेस, वाया टेलीफोन और इंटरनेट चैटिंग। अब आपकी जो पर्सनल सेलिंग होती है फेस टू फेस भी हो सकती है, वाया टेलीफोन भी हो सकती है और इंटरनेट चैटिंग भी हो सकती है। इट इज़ अ टू वे ऑफ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो टू वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। मतलब आपका कंज्यूमर्स भी अपने फीडबैक देगा, फिर हमारा जो सेल्स पर्सन है वो भी उसके फीडबैक को, उसके डाउट्स को क्लियर करेगा। अगर इसके अंदर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंस की, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं पर्सनल सेलिंग्स के, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। इट इज़ अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन टेक्निक्स विच अलाउस गैदर इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम द कंज्यूमर्स डायरेक्टली। तो इसके अंदर जब हम फेस टू फेस डायरेक्टली कॉन्टैक्ट या कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं तो यहाँ पर हमें जो फीडबैक मिलता है वो तुरंत ही मिल जाता है हमें कंज्यूमर से या कस्टमर से। दूसरा हमारे पास है इट इज़ यूजफुल टू केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है कि यहाँ पर हम कंज्यूमर्स को उसके फंक्शंस के बारे में एक एक करके इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कंज्यूमर्स के सामने। तीसरा है आपका इट इज़ रिलेटेबल टू ईच एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। अब आपका जो एलिमेंट, जितने भी मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट है ये हर किसी के साथ कहना कह सकते हैं रिलेटेबल होता है, रिलेट्स होता है। मतलब विदाउट पर्सनल सेलिंग के आप जो आपका प्रमोशन मिक्स होता है, मार्केटिंग मिक्स होता है, उसको नहीं कर सकते, क्योंकि हर एलिमेंट्स के से किसी ना किसी पार्ट का यूज़ किया जाता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशन में कंज्यूमर्स आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता ही करता है। फोर्थ आपका इट हेल्प्स टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। जब आप फेस टू फेस किसी के साथ इंटरेक्ट करोगे, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करोगे, तो वहाँ पर वो आपको हेल्प करेगा अपने रिलेशनशिप को डेवलप करने में, आपको रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में। फिफ्थ आपका इट इंक्रीजेज द सेल्स एंड इन टर्न रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब आपके फेस टू फेस आप कह सकते हैं पर्सनल सेलिंग ज़्यादा होगी, आपकी जो सीधी सी बात आपकी जो सेल्स होगी वो इंक्रीज होगी, और जब आपकी सेल्स इंक्रीज होएगी तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेल्स पर्सन हेल्प टू कंट्रोल द मार्केटिंग कॉस्ट। अब इसके अंदर आपके जो सेल्स पर्सन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं आपकी मार्केटिंग कॉस्ट को। अगर आपके सेल्स पर्सन अच्छे हैं तो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कम होने लगेगी। इस तरह से आपको अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए भी हम कह सकते हैं पर्सनल सेलिंग का यूज़ करते हैं। सेवंथ आपका इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड द सेल्स पर्सन या सेल्समैन कैन पर्सनलाइज द मैसेज। यहाँ पर कोई एक फिक्स मैसेज नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। हमें किस तरह कंज्यूमर्स को देख कर ही हमारे जो सेल्स पर्सन होते हैं अपने मैसेज को कह सकते हैं चेंज कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको फ्लेक्सिबल मोड में कंज्यूमर के हिसाब से उसके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट आपका इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट। तो इसके अंदर हम किसी भी नए प्रोडक्ट को, इनोवेटिव प्रोडक्ट को मार्केट में इजीली लॉन्च कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंस थे पर्सनल सेलिंग के मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन करना है, पर्सनल सेलिंग प्रोसेस को। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्वेश्चन। एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपसे पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, जिसके टोटल 7 स्टेप्स हैं। आपको हर स्टेप्स को याद करना होगा। एग्जाम्स में हो सकता है आप इसको ईजिली अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसको चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, एक डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, एक साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। तो पर्सनल सेलिंग के अंदर सबसे जो पहला आपका प्रोसेस आता है वो आता है आपका प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अब कंज्यूमर्स की बात करते हैं। कंज्यूमर्स किस तरह के हैं? हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं, कुछ हाउसवाइफ्स अवेलेबल होती हैं, कह सकते हैं कुछ ऑफिशियल पर्सन्स होते हैं। अब इन सभी के अंदर हमें देखना है कि हमारा प्रोडक्ट किसके लिए बनाया गया है। हमारा प्रोडक्ट स्टूडेंट्स के लिए है, हाउसवाइफ्स के लिए है, या ऑफिशियल्स के लिए है। तो सबसे पहले हमें करना होता है प्रोस्पेक्ट एंड क्वालिफाई करना होता है कंज्यूमर्स को कि हमारा प्रोडक्ट
एक्चुअली में बनाया किसके लिए गया है, उसके बाद ही तुम उसे अप्रोच करेंगे। तो पहला स्टेप होता है प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, मतलब इसके अंदर हम उस सेगमेंट को सिलेक्ट करना होता है कि किस सेगमेंट के लिए, किस तरह के कंज्यूमर्स के लिए हमारे प्रोडक्ट को बनाया गया है। अब पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका दूसरा स्टेप होता है अप्रोचिंग कस्टमर्स। अब हो सकता है आपने कोई नोटबुक बनाया था जो कि स्टूडेंट्स के लिए, तो हमने वहाँ पर देख लिया कि स्टूडेंट्स के लिए हमारे प्रोडक्ट को बनाया गया है, तो हम अप्रोच करेंगे कंज्यूमर्स को, मतलब स्टूडेंट्स को। अब कंज्यूमर्स मतलब जो स्टूडेंट्स है उसको किस तरह अप्रोच किया जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं स्टार्टिंग किस तरह की जाए, उस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं हम कस्टमर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ पर होता है कि हम किस तरह उसके साथ एक कह सकते हैं हेल्थी कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं, हमने प्रोडक्ट को दिखाकर या उनके साथ एक फॉर्मली हाय हेलो कर कर, इस तरह की बातें। इसके बाद जब हम स्टूडेंट्स आपके प्रोडक्ट को देखने लग जाएगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होएगा, आपसे बात करने लगेगा, तो इसके बाद आपका जो तीसरा स्टेप होता है प्रेजेंटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रोडक्ट। अब इसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट उस कंज्यूमर्स को, उस ट्रेंड को दिखाना होगा। उस कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में आप बताओगे कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, किस तरह का वर्क करता है, क्या फीचर्स हैं, किस तरह इसके कह सकते हैं किस तरह अलग है मार्केट में अदर प्रोडक्ट्स के हिसाब से। फिर इसके बाद हमारे कंज्यूमर्स के माइंड में कुछ ना कुछ कह सकते हैं एक ऑब्जेक्शंस आते हैं, क्या ये प्रोडक्ट मेरे काम को कर पाएगा, क्या मेरी नीड के हिसाब से है, नहीं है, बहुत सारे डाउट्स उसके माइंड में आने लगते हैं। तो इसके बाद आपका चौथा स्टेप्स होता है हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। अब इसके अंदर हमारे कंज्यूमर्स के जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी डाउट हैं, उनको क्लियर करना होता है हमारे सेल्स पर्सन के थ्रू। मतलब सेल्स पर्सन कोशिश करेगा कि उसके जो भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर कर सके, उसे बता सके कि हाँ ये प्रोडक्ट उसके लिए सूटेबल है, बेस्ट है मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट के साथ। अब जब हमारे कंज्यूमर के सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं, अगर उसके सारे डाउट पॉजिटिव वे में खत्म होते हैं, अब उसको कोई डाउट नहीं बचेगा, तो हो सकता है अब वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले। तो परचेज करने के बाद क्या होता है, उस टाइम क्या होता है, अब यहाँ पर होती है क्लोजिंग द सेल। अब हमारे यहाँ पर सेल्स पर्सन का काम होता है किस तरह वहाँ पर जो उसने डाउट तो क्लियर कर दिए, अब डाउट क्लियर होने के बाद किस तरह वहाँ पर उस बात को फाइनल सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर सके। तो वो पूछ सकता है कि सर कैन आई पैक दिस प्रोडक्ट फॉर यू, क्या आप इसको ले रहे हैं, या फिर आप इस प्रोडक्ट को काउंटर से ले सकते हैं, या फिर मैं आपकी बिलिंग कर दूं, आप कैश पे करोगे, या फिर आप इसके लिए कह सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करोगे। मतलब इस तरह की कन्वर्सेशन का यूज़ कर वो अपनी सेल्स को क्लोज कर सकता है। इसके बाद आपका जो सिक्स्थ स्टेप आता है फॉलो अप सेल, मतलब फॉलोइंग सेल। अब सेल्स तो हो गई आपके प्रोडक्ट की, लेकिन सेल्स के बाद की भी कुछ सर्विसेज होती हैं। हो सकता है आपने एसी सेल्स कराए, तो एसी सेल्स के बाद क्या होता है किस तरह कंज्यूमर्स के घर तक उसको पहुंचाया जाए, उसके घर जाने के बाद किस तरह उसकी इंस्टॉलेशंस करी जाए, और टाइम टाइम पर रेगुलर टाइम पर जो इसकी सर्विसिंग होती है वो उन्हें दी जाए। तो ये भी हमारे सेल्स पर्सन को ध्यान रखना होता है। जब ये सारे हम स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद ही कोई हमारा जो कस्टमर होता है वो सेटिस्फाई होता है। तो ये होती है हमारी प्रोसेस पर्सनल सेलिंग की। सबसे पहले हमें क्वालिफाई करना होता है, प्रोस्पेक्ट करना होता है अपने कंज्यूमर्स को कि किस कंज्यूमर्स को हमें टारगेट करना है अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए। दूसरा होता है अप्रोचिंग कस्टमर्स, मतलब हमने टारगेट तो कर लिया है, सेगमेंट भी फिक्स कर लिया, अब उस कस्टमर्स को किस तरह अट्रैक्ट किया जाए, उसके साथ किस तरह अप्रोच की जाए। हाय हेलो सर माय नेम इज़ ये, या वो मैं इस कंपनी से हूँ, या मेरा ये प्रोडक्ट है, क्या आप इस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी तरह आप यूज़ कर सकते हैं उसको अप्रोच करने के लिए, किसी भी मीडियम का। इसके बाद जब आप उसे अप्रोच कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, उसको प्रेजेंटेशन देनी होती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको बताना होता है। फिर उसके माइंड में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे, डाउट्स आएंगे, तो उनको आपको क्लियर करना होता है। फिर आपको क्लोज सेल करनी होती है, और इसके बाद सेल्स के बाद आपकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती है उनको प्रोवाइड करना होता है कंज्यूमर्स को, जिसके थ्रू कि वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ जुड़ा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन, कि एक अच्छे सेल्समैन की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं किसी भी सेल्समैन की। तो एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपके लिए 10 से 12 क्वालिटीज़ लिखना अकॉर्डिंग टू मार्क्स सफिशिएंट है। अगर आपके पास कह सकते हैं क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के लिए, तो वहाँ पर आप कोशिश करें 20 क्वालिटीज़ को लिख दें। अगर आप 20 क्वालिटीज़ को वहाँ पर लिख देते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कट सकते। वैसे तो अगर आपके 10 मार्क्स आते हैं, वहाँ पर आपकी 10 क्वालिटीज़ भी सफिशिएंट होती है, क्योंकि एक मार्क्स हो जाता है आपकी एक क्वालिटीज़ के लिए। तो आप अपने एग्जाम्स में नंबरिंग के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से इन क्वालिटीज़ का यूज़ करना। सबसे पहले क्वालिटी है एबिलिटी टू एस्टिमेट कंज्यूमर्स नीड्स एंड डिज़ायर, कि हमारा सेल्स पर्सन ऐसा होना चाहिए कि कंज्यूमर्स की नीड्स को, उसके डिज़ायर्स को जल्दी से जल्दी एस्टिमेट कर सके, पता लगा सके। दूसरा है एम्बिशन, मतलब हमारा जो सेल्स पर्सन हो वो अपने जॉब के अंदर अच्छा हो, उसका एम्बिशन हो कि हाँ उसे जॉब अच्छे से करनी हो, आपकी जॉब में इंटरेस्टेड हो। तीसरा अपीयरेंस, आपका जो सेल्स पर्सन है उसका अपीयरेंस एक स्मार्ट होना चाहिए दिखने में, क्योंकि जब तक आपका एक जो सेल्स पर्सन स्मार्ट नहीं दिखेगा, एक गुड लुकिंग नहीं दिखेगा, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, तब तक वो कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता।
नेक्स्ट उसका जो सेंस होना चाहिए, वो बिजनेस सेंस होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसे किस तरह अपने प्रोडक्ट को ईजिली से ईजिली कंज्यूमर्स को सेल करना है, किस तरह अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट आपका कोर्टसी, ही रिवेल्स अ सिंसियर डिजायर टू हेल्प कंज्यूमर्स या कस्टमर्स। उसमें दिखना चाहिए कि हाँ वो हमारे कस्टमर्स की हेल्प करना चाहता है। नेक्स्ट आपका क्रिएटिवनेस, हमारा जो सेल्स पर्सन होना चाहिए वो क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि मतलब उनके आइडियाज़ को वो क्रिएटिविटी के साथ ही हमारे कंज्यूमर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अगर वो क्रिएटिव होंगे तो किसी भी प्रोडक्ट को इजीली मार्केट में सेल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्यूरियोसिटी, मतलब उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ वो कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता है अपने प्रोडक्ट से, अपनी मार्केट से, अपने कंज्यूमर से, मतलब हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखने वाला हो बंदा वो। एंथुजियाज्म उसके अंदर, फिगर सेंस हो इजली, फ्लेक्सिबल हो कि टाइम के हिसाब से अपनी स्पीच को, अपनी हैबिट्स को, अपनी अपीयरेंस को चेंज कर सके। फ्रेंडलीनेस हो, मतलब किसी भी कंज्यूमर के साथ इजीली फ्रेंडली बिहेव कर सके, जिसके थ्रू कि अगर किसी से मीट करता है, मिलता है, तो वो कंज्यूमर्स उसको लॉन्ग टाइम तक याद कर सके, या उसको इजीली वो कंज्यूमर्स को इजीली कन्वेंस कर सके। हैंड राइटिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कुछ लिख के देता है हमारे कंज्यूमर्स को, अपने नोट्स देता है मतलब किसी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उसको ईजिली समझा जा सके उसके कंज्यूमर्स के थ्रू या किसी भी बायर के थ्रू। नेक्स्ट आपका उसकी जो हेल्थ होनी चाहिए वो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आपके अंदर एक इतनी एनर्जी होगी कि आप अपने सेलिंग वर्क को कर सके। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी मतलब कि आपका जो सेल्स पर्सन है वो ट्रस्टेड होना चाहिए अपनी जॉब के लिए, मतलब वो अपने जॉब को होना चाहिए कि वो हाँ वो सबसे अच्छा करेगा, कंज्यूमर्स उसके अंदर ट्रस्ट करे, कंज्यूमर्स उसके अंदर बिलीव करे, इस तरह का हमारा सेल्स पर्सन होना चाहिए। उससे अपनी जॉब के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, अपने जॉब रिगार्डिंग से नॉलेज होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि वो जिस प्रोडक्ट को सेल्स कर रहा है प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, किस तरह यूज़ किया जा सकता है उसको, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, इन सभी के बारे में। आपका जो सेल्स पर्सन होना चाहिए लॉयल होना चाहिए, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद अच्छे वर्ड्स होने चाहिए यूज़ करने के लिए, उसे पता होना चाहिए कि किस तरह उसे कंज्यूमर्स को ईजिली अट्रैक्ट करना है, उनको अप्रोच करना है, किस तरह अपने कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना है। मोटिवेट होना चाहिए हमारा जो कंज्यूमर्स हरदम। इसके साथ आपकी जो ओरिजिनिटी होनी चाहिए, मतलब वो किसी दूसरे को कॉपी ना कर सके आइडियाज़ के अंदर, उसके खुद के आइडियाज़ होने चाहिए, मतलब खुद के इनोवेटिव आइडियाज़ का यूज़ कर वो अपने प्रोडक्ट को सेल्स करे। परसुएसिवनेस होना चाहिए, पोज होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल है आपका, सेल्फ स्टार्टर है, स्पीच है, मतलब ये काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि एक सेल्स पर्सन के होते हैं। तो एग्जाम्स में मार्क्स के हिसाब से आप इनको लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल्स प्रमोशन, कि सेल्स प्रमोशन क्या होता है। व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स विच मार्केटर्स अटेम्प्ट टू अचीव थ्रू सेल्स प्रमोशन, और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जहाँ पर सेल्स प्रमोशन का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम सेल्स प्रमोशन की बात करें, सेल्स प्रमोशन इज अ शॉर्ट टर्म टेक्निक्स। सबसे पहले हमारी जो सेल्स प्रमोशन है शॉर्ट टर्म टेक्निक्स है, वेयर वेरियस इंसेंटिव्स आर यूज्ड बाय द मार्केटर्स टू प्रमोट द सेल्स। यहाँ पर हमारे बहुत सारे इंसेंटिव्स का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर प्रमोट करने के लिए। इट हैज़ इमीडिएट इफेक्ट एंड ग्रैब द बायर्स अटेंशन, और इसके अंदर हमारा जो फीडबैक होता है तुरंत मिलता है, और उसके थ्रू हम इमीडिएट कंज्यूमर्स के, बायर्स के अटेंशन को ग्रैब कर लेते हैं। इनका अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपने सेल्स प्रमोशन को बढ़ाना, मतलब अपनी डिमांड को, अपने सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना। द थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेल्स प्रमोशन, तो सेल्स प्रमोशन के नॉर्मली 3 आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव तो आपका हर किसी का यही होता है कि अपनी सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना, लेकिन इसके साथ आपके अदर ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। सबसे पहला है टू प्रोवाइड नेसेसरी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन टू द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन देना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के लिए अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना, एंड अगर आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो उसका यूज़ करना सेल्स प्रमोशंस के थ्रू। ये तो थे हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। अब बेसिक के साथ आपके अदर जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहला है आपका टू ओरिजिनेट न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर आप किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, न्यू सर्विस को लॉन्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छा मेथड होता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। इसका हमारे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। इसके अंदर वो फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट्स देते हैं, कैश डिस्काउंट्स एक्सेट्रा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। इसके साथ ही साथ जब हम चाहते हैं किसी नई मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी नीड होती है कि हम नए कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो नए कंज्यूमर्स तो आपके प्रोडक्ट की तरफ तभी अट्रैक्ट करेंगे कि जब आप उनको कुछ अलग प्रोवाइड करोगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करोगे बिफोर कि वो जो यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो पहले से किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, वो उसको क्यों छोड़े, कुछ रीज़न तो होना चाहिए।
या तो आप उनसे अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, उनसे कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करो, तभी वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है सेल्स प्रमोशन का। एक तरह से ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आपका इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। अगर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहता है कि वो कॉम्पिटिटिव बना रहे, मार्केट में उसका कॉम्पिटिशन स्ट्रॉन्ग रहे, तो भी यूज़ करता है वो सेल्स प्रमोशन का। मतलब मार्केट में स्टे करने के लिए हाईली कॉम्पिटिशन के अंदर हम यूज़ करते हैं सेल्स प्रमोशन का। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव मार्केट में स्टे करना है तो हमें सेल्स प्रमोशन का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द सेल्स इन ऑफ सीजन। हमारा ऑफ सीजन चल रहा है, ऑफ सीजन के अंदर हम किस तरह अपने प्रोडक्ट को सेल्स कर सकें, अपनी जो हमारी सेल्स है उसको इंक्रीज कर सकें। तो यहाँ पर हमें नीड होती है सेल्स प्रमोशन। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमें कंज्यूमर्स को दे दिया जाता है। फ्री सैंपल्स हो गए, ट्रेड डिस्काउंट हो गए, कैश डिस्काउंट हो गए, या कुछ एडिशनल अमाउंट हो गया, कुछ आपको वहाँ पर रिबेट दी जाती है अमाउंट में। तो ये होता है जब आपका सीजन नहीं उस प्रोडक्ट का, लेकिन फिर भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल्स करना चाहते हैं। और लास्ट आपका टू ऐड द स्टॉक्स ऑफ द डीलर्स। हमारे पास डीलर, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट्स, सीधी सी बात है, हम मीडिएटर्स को देते हैं, होलसेलर्स को देते हैं। अब वो भी तो चाहेंगे कि वो उनके प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी सेल्स हो सके। तो कई बार हमने डीलर्स के लिए, होलसेलर्स के लिए भी प्रमोशन देते हैं कि जब हम कुछ एडिशनल देंगे तो हमारे जो होलसेलर्स हैं, हमारे कह सकते हैं जो डीलर्स हैं, अपने प्रोडक्ट को ईजिली फर्दर आगे सेल कर पाएंगे। तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे सेल्स प्रमोशंस के। नेक्स्ट आपका डिस्कस द वेरियस सेल्स प्रमोशन स्कीम्स डायरेक्टेड एट कंज्यूमर्स गिविंग सुटेबल एग्जांपल। तो हमारे पास कौन कौन सी सेल्स प्रमोशन स्कीम्स है, तो उनके बारे में बात करना है। सबसे पहला हमारे पास होता है सैंपल। सैंपल क्या होता है? हमारे पास जो सैंपल मतलब फ्री प्रोडक्ट दिया जाता है, हमारे कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब फ्री सैंपल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड और फ्री सर्विसेज आर प्रोवाइड टू द प्रोस्पेक्टिव बायर। मतलब हमें लगता है कि ये पर्सन हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स है, तो उसको हम उस प्रोडक्ट की सर्विस को या उस प्रोडक्ट को फ्री में देते हैं उसको यूज़ करने के लिए। इसके लिए हमसे कोई भी कह सकते हैं कोस्टिंग नहीं लेते हैं, हम सिर्फ उससे फीडबैक लेते हैं कि हाँ उसको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। लेकिन आपका ये जो मेथड होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसके अंदर हम सब कुछ फ्री ही कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं, उनसे कोई भी चार्ज नहीं लेते। इसके साथ आपका जो नेक्स्ट आपका आता है सेल्स प्रमोशन का तरीका, वो होता है कूपन। अब सेल्स कूपन की बात करेंगे। कूपन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। उसने कोई प्रोडक्ट को परचेज किया, उसके साथ हम उसे एक एडिशनल कूपन दे देंगे कि हाँ अगर आप इस कूपन को प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो हम आपको 10% 20% का कूपन प्रोवाइड करेंगे। आप इस कूपन का यूज़ कर नेक्स्ट सेल्स पर, नेक्स्ट या आप अगर कोई शॉपिंग करते हैं तो अपने प्रोडक्ट की बिलिंग के अंदर 10% 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो ये होता है कूपन, मतलब कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट परचेज करने के साथ उन्हें कुछ कूपन प्रोवाइड कर देना। नेक्स्ट आपका प्रीमियम ऑफर। अब प्रीमियम ऑफर के अंदर हम बात करेंगे। प्रमोशन टेक्निक्स इज व्हेन गिफ्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जहां पर गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करो, उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद आपको एक गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेलर्स कैन ऑफर अ प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स एट द चीप प्राइस एज अ बोनस। और इसके साथ ही साथ हमारा जो सेलर है वो किसी प्रोडक्ट को चीप लेवल पर, चीप प्राइस पर भी हमारे कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर सकता है एज अ बोनस। तो नॉर्मली इस तरह की टेक्निक्स का कब यूज़ किया जाता है? टू अट्रैक्ट द न्यू कंज्यूमर्स, इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, इम्प्रूव सेल्स और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इन सभी के लिए इस तरह के कह सकते हैं ऑफर्स का यूज़ किया जाता है। प्रीमियम सीजन और ऑफर्स कैन बी प्रोवाइडेड इन 4 वेज। तो 4 मेथड से दिए जाते हैं। इन पैक और पैक प्रीमियम, दूसरा फ्री इन मेल प्रीमियम, तीसरा सेल्फ लिक्विडिटी प्रीमियम और चौथा रीयूजेबल कंटेनर प्रीमियम। तो 4 मेथड का यूज़ कर हमारे जो प्रीमियम ऑफर्स होते हैं कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं सेल्स प्रमोशन के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका प्राइस ऑफ मेथड। अब प्राइस ऑफ मेथड के अंदर हम बात करेंगे कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर तो प्राइस कुछ और मेंशन होता है, लेकिन उस प्राइस को कट कर उसके ऊपर दूसरा प्राइस को मेंशन कर दिया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसे हम कहते हैं प्राइस ऑफ मेथड। आप इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जिससे कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर 100 रुपीज़ पहले लिखा हुआ था, लेकिन अब क्या करते हैं उस 100 रुपीज़ को उस प्रोडक्ट के ऊपर कट किया जाता है, उसके बाद वहाँ पर कोई एडिशनल अमाउंट लिखा जाता है जो उससे कम होता है। तो इसे हम कहते हैं प्राइस ऑफ मेथड। इसका यूज़ किया जाता है मैक्सिमम किसी फेस्टिवल सीजन पर या कोई आपका स्पेशल ओकेजन है। इसको 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। एक होता है आपका रिड्यूस प्राइस पैक, दूसरा होता है मल्टीपल पैक और तीसरा होता है बॉन्डेड पैक। रिड्यूस प्राइस पैक मतलब हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको प्राइस कम मिलेगा। मल्टी पैक मतलब आपको दे दिया जाता है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट को एक साथ परचेज करोगे तब आपके लिए प्राइस ऑफ रहेगा। या फिर बॉन्डेड पैक मतलब एक कंबाइन कर जाता है गुड्स और सर्विसेज को, उसके बाद ही आपको एक डिस्काउंट या एक कम प्राइस मिलता है। इसके साथ ही आपका दूसरा मेथड है मनी रिटर्न ऑफर। अब इसके अंदर ये प्रमोशनल स्कीम दी जाती है हमारे कंज्यूमर्स को कि उन्हें कोई प्रोडक्ट दिया जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज करो और इसको यूज़ करो, लेकिन अगर आपको इस प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, ये आपकी नीड्स को पूरी नहीं कर पाया,
कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को वहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें जो भी पैसे उसे पे करने पड़े उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, वो उस पैसे को उसे रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है अपनी गुडविल को। जब किसी कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं होती तो कंपनी उसके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगी, लेकिन अगर वो ऐसा ऑफर दे दे कि आप हमारे प्रोडक्ट को परचेज करिए और यूज़ करिए, अगर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगे या ये ख़राब हो तो आपको पैसे रिफंड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कंज्यूमर्स भी सोचते हैं कि हाँ, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला तो हमें उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, मनी रिटर्न ऑफर। मतलब कंज्यूमर्स को यहाँ पर उनके पैसे को रिटर्न करने का ऑफर किया जाता है अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला या उनकी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाया विद द अंडर ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। इसके साथ ही साथ आपका जो दूसरा आता है अब नेक्स्ट, कॉन्टेस्ट। अब कॉन्टेस्ट की बात करेंगे, यहाँ पर कंज्यूमर्स को पार्टिसिपेट के लिए पूछा जाता है, और जो उस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, जो उस कॉन्टेस्ट को जीतता है, उसको एक एन नंबर ऑफ प्राइजेस के अंदर उसको कुछ प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। हो सकता है प्रोडक्ट के अंदर उसको कह सकते हैं कुछ हॉलीडेज टिकट्स दे दी जाए, या आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दे दिया जाए, टेलीविजन दे दिया जाए, लैपटॉप दे दिया जा सकता है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट उसे दिया जा सकता है एज अ प्राइज, एज अ रिवॉर्ड। तो इसके लिए कंज्यूमर्स को किसी भी कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है। नेक्स्ट आपका स्वैप स्टेक। स्वैप स्टेक के अंदर हम बात करेंगे, एक तरह से लॉटरी की तरह काम करता है। कंज्यूमर्स आर गिवन कूपन विद अ स्पेसिफिक सीरियल नंबर। तो मतलब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हर प्रोडक्ट के अंदर एक कोई ना कोई नंबर लिखा होता है। प्रोडक्ट हो सकता है कंपनी ने 1000 प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे, 1000 प्रोडक्ट मार्केट में सेल्स करे, 1000 यूनिट, लेकिन उनमें से 1000 यूनिट के अंदर किसी एक यूनिट के अंदर कोई एक ऐसा कोड था जिसके अंदर कि जिसके पास वो प्रोडक्ट मिलेगा, वो कोड मिलेगा, उसको कोई भी इनाम दिया जाएगा, उसको कैश दिया जाएगा या कोई भी प्राइस दिया जाएगा। तो ये होता है स्वीपटेक्स। ये भी एक तरह से प्रमोशन का तरीका है। तो कंज्यूमर्स उस एक स्पेसिफिक नंबर को ढूंढने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे हमारे पास सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स के। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज ऑफ पर्सनल सेलिंग, कि पर्सनल सेलिंग की कौन कौन सी थ्योरीज हमें उनको डिस्कस करना है। तो हमारे पास यहाँ 3 तरह की पर्सनल सेलिंग की थ्योरीज अवेलेबल हैं। तो उन तीनों के बारे में हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली थ्योरी आती है एडा थ्योरी। एडा थ्योरी के अंदर बात करते हैं कि हम फोकस करते हैं सेल्स पर्सन अगर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूमर के सामने प्रेजेंट करता है तो वो किन किन स्टेजेस से पास ऑन होता है। तो सबसे पहली स्टेज होती है अटेंशन। मतलब सबसे ज़रूरी होता है सेल्स पर्सन के लिए कि किस तरह वो कंज्यूमर्स के अटेंशन को ग्रैब करे अपनी तरफ। सबसे पहली टास्क क्या होती है हमारे सेल्स पर्सन की, टू ग्रैब द कंज्यूमर्स अटेंशन। दूसरी स्टेज इंटरेस्ट। अब जब हमारा सेल्स पर्सन कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, उसके प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताएगा, एडवांटेजेस बताएगा उस सेल्स की, उस परचेज की, तो यहाँ पर उसकी नीड होती है, उसका फोकस होता है किस तरह वो उस कंज्यूमर्स को इंटरेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, कि जब अट्रैक्ट करेगा उसके इंटरेस्ट को तभी वो फ्यूचर में उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। नेक्स्ट चीज आती है आपकी डिज़ायर। डिज़ायर की बात करें, कन्वेंसिंग द कंज्यूमर्स दैट ही नीड द प्रोडक्ट एंड डिज़ायर फॉर इट। अब उसको कंज्यूमर्स को कन्वेंस करना, उसको फील हो कि हाँ ये प्रोडक्ट उसके लिए है और उसको इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका एक्शन। अब एक्शन की बात करेंगे, एक्शन में हम देखते हैं कि हमारा सेल्स पर्सन अब होता है कि किस तरह अपनी जो उसकी अभी सेल्स नहीं हुई थी, किस तरह उस पोटेंशियल कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट को सेल्स कर कर उस सेल्स को बंद करे, क्लोज आउट करे, किस तरह उस कंज्यूमर्स को इजीली हैंडल करे। तो ये तुम्हारी पहली थ्योरी थी आइडिया थ्योरी। इसके अंदर हम बात करते हैं कि सेल्स पर्सन जो होता है किन किन स्टेजेस से किसी प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए गुजरता है, पास ऑन होता है। दूसरी थ्योरी हमारे पास राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थ्योरी। दिस इज द सेलर ओरिएंटेड थ्योरी। तो हमारी किसके ओरिएंटेड है, हमारी सेलर ओरिएंटेड थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस, विच इफ द सेल्स पर्सन इज एबल टू सेट द सिचुएशन परफेक्टली, he can make the desired goal. This implies sellers controlling the circumstances that would result in sale. Seller should try to control the external and internal factors that lead of sale. तो इसमें बात करते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है सेल्स का, वो सेलर के थ्रू ही क्रिएट किया जा सकता है। अगर हमारा सेल्स पर्सन एक ऐसे इन्वायरमेंट को, वहाँ पर ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करे कि जहाँ पर हमारे कंज्यूमर्स को लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट उसके लिए ज़रूरी है, तो वो उस चीज़ को वहाँ पर सेल्स कर पाएगा। अगर वो ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट नहीं कर पाया जहाँ पर हमारे कंज्यूमर्स को नीड नहीं लगी, तो कभी भी सेल्स नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मेन फोकस होता है कि हमारा जो सेलर होता है वो कंट्रोल करता है हमारे इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसके थ्रू कि अपनी सेल्स को वो कर पाता है। उनका मेन फोकस होता है कि हमारा सेल्स पर्सन इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट करे जहाँ पर वो अपने डिजायर गोल को कंप्लीट कर सके। तीसरी थ्योरी है आपकी बाइंग फॉर्मूला थ्योरी। इसके बारे में बात करते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट कंज्यूमर्स विल बाय अ प्रोडक्ट when he will identify the need for that product. कंज्यूमर्स किसी प्रोडक्ट को तभी परचेज करेगा जब उसके नीड या उसकी आइडेंटिफाई को पहचान पाएगा, उसके नीड को रियलाइज कर पाएगा।
इसमें हमारे सेल्स पर्सन का, सेल्समैन का काम क्या होता है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द नीड। तो हमारे एक सेल्स पर्सन काम है कि हमारे कंज्यूमर्स की नीड को, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उसकी नीड के हिसाब से, उसकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से उसको प्रोडक्ट को सजेस्ट करना और उसको कन्विंस करना कि हाँ हमारा प्रोडक्ट उनके लिए बेटर है। तो ये 3 तरह की हमारे पास सेलिंग कह सकते हैं थ्योरीज अवेलेबल हैं पर्सनल सेलिंग की। तो ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।